राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 85 वर्षीय शोभनाथ जी को आज अपनी जिंदगी का एहसास हो चुका था। शोभनाथ जी का दिल कह रहा था कि बस अब मेरा आखिरी चल रहा है। शाम को जब सब बेटा और बहू घर पर थे, शोभनाथ अपने बड़े बेटे को आवाज देते हुए कहते हैं, महेश बेटा, जरा सब लोग मेरे पास तो आओ। महेश, जो अपने पिता का बहुत ही आदर और सम्मान किया करते थे, पिता की मुंह से बातें सुनकर वह सबको आवाज देते हैं। सब लोगों को पापा बुला रहे हैं। शोभनाथ जी के कमरे में कुछ ही मिनटों के बाद उनका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। उनका बड़ा बेटा महेश, महेश की पत्नी, उनका छोटा बेटा कमलेश और उनकी पत्नी, उनका पोता राजीव और कमलेश का बेटा राखी, यह सब वहां पर हाजिर हो गए। सब बैठकर दादाजी की तरफ देखते रहे। दादाजी, क्या बात है? राखी बोल उठा। शोभनाथ जी कहते हैं, मेरे पास आओ मेरे दोनों बच्चों। महेश और कमलेश का एक एक बेटा भी था। महेश के बेटे का नाम राजीव था और कमलेश के बेटे का राखी। दोनों पोतों को अपने पास बिठा लेते हैं और अपने दोनों बेटे और बहुओं से कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। देखो, आज तक तुम लोग जितने प्यार से रहते आए हो, कभी एक दूसरे से ना कोई झगड़ा ना कोई लालच, बस एक दूसरे की मदद दुख दर्द में शामिल होते रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा ही ऐसे रहो। महेश बेटा, तुम मेरे बड़े बेटे हो, मेरी बड़ी औलाद हो। मैं तुम्हें अपनी जगह देकर जा रहा हूँ कि तुम इस परिवार को बड़े भाई नहीं बल्कि पिता बनकर संभालना। महेश अपने पिता का हाथ पकड़कर कहते हैं, पिताजी ऐसी बातें क्यों करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। शोभनाथ जी की बातों से पूरे परिवार की आंखों में आंसू था। एक पल के लिए यह घर दुख में डूब गया। सब यही कहते, कुछ नहीं होगा पापा, दादाजी कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन शोभनाथ जी ने कहा, अब समय नजदीक आ गया है, मुझे पूरा एहसास हो रहा है। कुछ ही घंटों के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। शोभनाथ जी अपने परिवार में सबको दिल से आशीर्वाद दिए और सो गए। सुबह जल्दी ही महेश उठकर अपने पिता शोभनाथ जी का पैर छूने आए। जैसे ही उन्होंने चादर को हटाया, गहरी नींद में सो चुके थे शोभनाथ जी। महेश जी ने अपने पिता को हिलाया डुलाया, लेकिन जब पिता के शरीर में सांसें नहीं थी, वह चीख पड़े, पापा, क्या हो गया पापा, बोलो। उनके जोर से चीखने की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य, जो कोई सो रहे थे कोई कुछ काम में थे, उनके कमरे की तरफ दौड़े चले आए। सबने देखा शोभनाथ जी हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में वो चले गए थे। यह देखकर घर में रोना धोना शुरू हो गया। पूरा घर दुखमय हो गया। सब यही कहने लगे, कल ही की तो बात है, जैसे पापा को सब पता हो गया था। पापा कितने बड़े, कितने संत महात्मा निकले। ऐसा तो किसी बड़े बड़े ज्ञानी को भी नहीं पता चलता कि उनका अंतिम दिन आ चुका है। यही कहते रहे। अब तक पड़ोसी भी इकट्ठा हो चुके। पड़ोसियों से कल की जो रात की बात हुई थी, वह बात उनके बेटा और बहू रो रो कर बताने लगे कि पापा कल रात ही हम सबको ऐसा बोल कर गए। हमारे पापा को तो पता चल गया था। रोते रहे। पड़ोसी उन्हें समझाकर पिता की अंतिम क्रिया कर्म के लिए ले गए। कुछ दिन बीता, 13वीं भी हो गई। सारी क्रिया कर्म की विधि, अच्छे दिन और पंडितों के राय के द्वारा सब कुछ हो गया। अब सब मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। शोभनाथ जी का घर उनके बिना अकेला रह गया था। लेकिन अब बेटे और बहुओं को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना था। याद तो हमेशा पिता की रहेगी, लेकिन जीने के लिए अपने अपने कार्यों को करना ही पड़ता है। ऐसे ही करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। एक दिन छोटे भाई कमलेश की पत्नी अपने पति से कहती है, सुनते हो जी, आखिर इस गांव में हम कब तक रहेंगे। कमलेश अपनी पत्नी की बात सुनकर
आश्चर्य में पड़ गया। क्या बात करती हो? हमारा घर है, हम गांव में कब तक रहेंगे? हमारे पिता उम्र भर रहे। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? मेरा मानना है कि हम अपने बेटे राकी को शहर में जाकर पढ़ाए। इसीलिए तुम अपने हिस्से की बात अपने बड़े भैया से क्यों नहीं कर लेते? कमलेश पत्नी की बात को सुन आश्चर्यचकित रह गया। 3 महीने पहले मेरे पिता यही कहकर दुनिया छोड़े कि सब लोग मिलकर रहना, और कभी भी हमारे घर में घर संपत्ति को लेकर बंटवारा नहीं हुआ। फिर भी हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा, और तुम आज हमें बंटवारे की बात कहती हो? कमलेश की पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, तुम मेरी बात तो समझो। जिस तरह से बड़े भैया अपने बेटे राजीव को गांव की स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या तुम अपने बेटे राकी को भी इसी तरह से गांव के स्कूल में पढ़ाओगे? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं शहर से पढ़ लिख कर आई हूँ, और मैंने तो पहले ही विचार बना लिया था, यदि ससुर जी दुनिया छोड़कर नहीं जाते तो मैं उनसे बात करती, लेकिन अब वह नहीं है, तो तुम अपने बड़े भैया से बात करो। कमलेश बोला, अभी तुम सो जाओ, कल सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। कमलेश की पत्नी सो गई, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठी, वहीं से चालू हो गई जहां से रात को बंद किया था। तो उठ जाओ ना, जाओ अपने बड़े भैया से बात कर लो। कमलेश समझ चुके थे कि अब यह मेरी पत्नी यदि जिद पर अड़ गई है तो किसी का सुनने वाली नहीं है। मैं लाख कोशिश करूं बात टालने की, लेकिन अब मेरा बस नहीं चलेगा। वह जाकर अपने बड़े भाई महेश के पास बैठ जाते हैं। महेश अपने पास कमलेश को आया हुआ देख पूछने लगते हैं, क्या बात है छोटे, क्यों इतना परेशान लग रहा है? कमलेश अटकते हुए कहते हैं, भैया बात ये है कि राखी की मम्मी वो कह रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही थी राखी की मम्मी? कमलेश जी अटकते हुए अपने भाई से कहते हैं, भैया उसका कहना है कि हमें राखी को शहर के स्कूल में पढ़ाना है। महेश जी कहते हैं, यह तो बड़ी अच्छी बात है। छोटी बहू भी बड़ी स्कूल में पढ़कर आई है, शहर के मामले में उसे सब मालूम है। तो ठीक है, राखी को शहर में भेज दो पढ़ने। नहीं भैया, उसका कहना है कि हम सब शहर में जाकर रहें, इसीलिए हमारे हिस्से की जमीन और प्रॉपर्टी वह बेचकर शहर में रहना चाहती है। महेश जी एक पल के लिए चुप हुए और फिर बोले, तो इससे अच्छी बात क्या है? यदि छोटी बहू को शहर में रहना है तो चले जाओ, शहर में ही रहो। हम सब मिलकर राखी की पढ़ाई शहर में करवा सकते हैं। तुम्हें अपना प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। अब तक कमलेश की पत्नी भी वहीं आ गई और कहने लगी, भैया हम ऐसे नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे हिस्से का प्रॉपर्टी अलग कर दें, ताकि हम उसे बेचकर वहां एक नया मकान खरीदें और वहीं रहकर बेटे की पढ़ाई करवाएं। महेश जी अपनी छोटी बहू को मना नहीं कर पाए। भाई की पत्नी ने जब इरादा कर लिया था तो वह कौन होते हैं रोकने वाले। छोटे भाई कमलेश से कहते हैं, कमलेश तुम जाकर गांव की जमीन का भाव करके आओ। कमलेश घर से निकल जाते हैं। कई लोगों से अपनी जमीन का भाव पूछते हैं कि गांव में जमीन का रेट क्या चल रहा है। सरपंच के पास और बहुत सारे लोगों के पास जब वह पता करके घर आते हैं, पत्नी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। तुरंत अपने साथ अपने पति कमलेश को लेकर चली गई कमरे में और पूछने लगी कि क्या भाव है, आप पता करके आए? कमलेश जब उन्हें भाव बताते हैं तो वह पूरी प्रॉपर्टी का आंकड़ा तुरंत लगा लेती है। पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाने के बाद वह कहती है, मेरे हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वह मतलब कि 80 लाख की हुई। वह हिसाब लगाकर बैठी ही थी कि महेश जी बैठक में आ गए। कमलेश को देख आवाज देते हैं, आ गए कमलेश, क्या पता लगाए? कमलेश निकले, पीछे पीछे उनकी पत्नी भी आ गई। कमलेश जब भाव बता रहे थे, जैसे ही उनकी बात खत्म हुई
कि तुरंत कमलेश जी की पत्नी बोल पड़ी, भैया मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मेरे हिसाब होता है 80 लाख रुपए मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी का, और बाकी 80 लाख हुआ आपका। यह सुनकर महेश जी मुस्कुराए और अपनी पत्नी को बोले, अंदर रखा हुआ बैग तो लेकर आना राजीव की माँ। महेश जी की पत्नी एक भारी बैग लेकर आई और वह बैग महेश जी अपने भाई कमलेश के हाथ में थमाते हुए कहते हैं, लो कमलेश, इसमें पूरे 80 लाख रुपए हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी के पैसे। अच्छे से तुम इन्हें गिन लो। यह देखकर कमलेश की पत्नी कहती है, भैया इतने ज्यादा पैसे आपके पास कहाँ से आ गए? कमलेश भी आश्चर्य में था। तो महेश जी ने कहा, कमलेश मैं तो तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए गांव भेजा था कि तुम प्रॉपर्टी का पता लगा कर आओ कि किस भाव में बिक रही है। बाकी मुझे सब पता है कि हमारी प्रॉपर्टी किस भाव में बिकेगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए भेजा था और तुम्हारे जाते ही मैंने तुम्हारी भाभी के सारे गहने बेच दिए। कुछ पैसे कम पड़े तो मैंने गांव से उधारी में मंगवा लिए हैं, बाद में मैं उन्हें भर दूंगा। क्योंकि तुम्हें शहर जाना है, राखी का एडमिशन करवाना है और यह प्रॉपर्टी कब बिकेगी, कब तुम्हें पैसा मिलेगा, इतने तक तो एडमिशन होना भी लेट हो जाएगा, इसीलिए तुम पैसे ले लो। कमलेश अपने भैया से कहने लगता है, भैया हम ऐसे पैसे क्यों ले लें? पहले आप इस जमीन का रजिस्ट्री तो अपने नाम करवा लो। आप पैसे दे रहे हो और मेरी प्रॉपर्टी मेरे ही नाम है। महेश जी ने कहा, क्यों चिंता करता है, घर की बात है तो घर में ही हो रही है, रहने दे, मुझे पूरा भरोसा है मेरे भाई पर। नहीं भैया, आपको करना पड़ेगा। महेश जी ने कहा, जब इतना ही तुझे परेशानी हो रही है तो ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी करवा लेते हैं, और रजिस्ट्री की बात रही वह कभी आकर करवा देना। दूसरे ही दिन कमलेश एक स्टाम्प पेपर लाते हैं। गांव के सरपंच, एक वकील और 4-5 लोगों को इकट्ठा करके वह लिखवा देते हैं कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने हिस्से की जगह जमीन अपने बड़े भैया को बेच रहा हूँ, अपने होश हवास में, अपनी पत्नी और बच्चों की सहमति से। मेरे भैया मुझे इसका पूरा हिसाब दे रहे हैं। वह सरपंच की और भी 5 लोगों की साइन ले लेते हैं और वह स्टैम्प पेपर वकील को देते हैं कि यह नोटरी करवा दो। नोटरी, साइन, सील सब कुछ होने के बाद अब वह पेपर अपने बड़े भाई महेश को दे देते हैं। महेश मना करते रहते हैं, कमलेश भाई इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, लेकिन कमलेश अपनी फर्ज को निभाते हुए पूरा काम कर दिए और अपनी पत्नी और बेटा को लेकर शहर चले गए। वहां पर जाकर उन लोगों ने एक 50 लाख का मकान खरीद लिया, बाकी के पैसे बेटे की पढ़ाई के लिए रख लिया। कमलेश जी भी एक अच्छी नौकरी ढूंढकर करने लगते हैं। कमलेश की पत्नी को शहर में रहना पहले से ही बहुत पसंद था। वह अपने बेटे का एक अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। अब सब कुछ सही चलने लगता है। उन लोगों को गए हुए पूरे 3 साल गुजर गए थे, लेकिन कमलेश की पत्नी ने अपने पति और बेटे को लेकर गांव तक कभी नहीं आई। जाते जाते उसने वादा किया था कि हम जरूर आएंगे अपनी जेठानी, बच्चे और घर परिवार में घूमने, लेकिन वह तो शहर में जाकर इतना खो गई कि उसे गांव की तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं था। एक बार महेश जी शहर में कुछ खरीदने गए हुए थे। उन्हें लगा कि शहर में मेरा छोटा भाई रहता है तो एक बार बच्चे और भाई से मिल लेता हूँ। वह शाम को 6 बज रहे थे। अपने भाई कमलेश के घर गए। सोचा कि राखी को देख लेता हूँ, 3 सालों से राखी से बात नहीं हुई। वह बहुत याद कर रहे थे अपने छोटे भाई के बेटे को। दरवाजा ठुकते रह गए, खड़े रहे, आवाज दे रहे थे, राखी बेटा दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। राखी बेटा तुम्हारे बड़े पापा आए हैं। चिल्ला चिल्ला कर महेश जी का गला रूंध गया, गला भारी होने लगा। लेकिन कमलेश की पत्नी अपने बेटे को कह दिया था, राखी बेटा तुम्हारे बड़े पापा आए हैं, तुम्हारे बड़े पापा हमसे यहाँ पैसा मांगने आए हैं।
गांव में उनकी खेती किसानी अच्छे से नहीं हुई होगी, इसीलिए हम दोनों बात नहीं करेंगे। बड़े पापा को तुम आवाज मत देना और ना ही दरवाजा खोलना। बेटा ने अपनी बाकी माँ की बात मान लिया और दरवाजा नहीं खोला। महेश जी करीब घंटे भर आवाज देते रहे, खड़े रहे, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो वह वहां से चले गए। वह मन में सोचते रहे कि पता तो यही है, शायद मुझसे गलती हो गई पता लिखने में, इसमें फिर मेरा भाई नहीं रहता, या कि राखी और छोटी बहू कहीं बाजार गई होगी। यह सोचते हुए वह वहां से चले आए। शाम को 9 बजे तक जब कमलेश घर आया तो राखी बड़े खुशी से आते ही अपने पिता से कहने लगा, पापा आपको पता है, बड़े पापा आए थे तो हम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। मम्मी ने बताया कि बड़े पापा हमसे पैसे मांगने आए हैं, इसीलिए हम लोग चुपचाप घर में अंदर घुसे रहे, बड़े पापा को एक पैसे नहीं दिए। यह सुनकर तो कमलेश गुस्से से चिल्ला पड़ा, क्या क्या करती हो तुम? तुमने बेटे को वैसे सिखाया? अरे मेरा बड़ा भाई मिलने आया था। तुम कितनी लालची और स्वार्थी हो गई हो। घर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा नहीं खोली, और जबकि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मायके वाले आते रहते हैं, उनके साथ तुम मजे करती हो, खर्च डबल करती हो, तो मैंने कभी नहीं रोका। तुम्हें क्या पता कि भैया पैसा मांगने ही आए होंगे। यह सुन कमलेश की पत्नी भी कम नहीं थी, उसने कह दिया, तो फिर क्यों आए होंगे? अरे हमारा निर्णय था कि हम शहर में जाकर बसेंगे, उन्हें गांव में तकलीफ हो रही है तो क्यों गांव में पड़े हैं, अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दे और खुद आकर शहर में रहें, हमारे घर रहने क्यों आते हैं? कमलेश अपनी पत्नी के सामने मजबूर था, घर में क्लेश नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रह गए। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। राखी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, उसकी एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई। राखी ने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को पसंद कर लेता है और उसी से वह अपने माता पिता को शादी के लिए कहता है। कमलेश और कमलेश की पत्नी अब बूढ़े हो चुके थे, पहले जैसे ताकत शरीर में नहीं रह गई थी। राखी की शादी हो जाती है और सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा होता है। राखी की पत्नी तो शहर की ही थी, उसका जन्म ही शहर में हुआ था, वह काफी एडवांस थी, इसीलिए कमलेश और कमलेश की पत्नी का जरा भी ध्यान नहीं रखती थी। समय के साथ साथ राखी को भी एक बेटा होता है जिसका नाम बंटी रखते हैं। कमलेश का परिवार अब बढ़ चुका था, कमलेश और उनकी पत्नी दादा दादी बन चुके थे। बेटा अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था। कुछ दिनों तक सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन रॉकी की पत्नी अब राखी से कहने लगी थी कि यह तुम्हारा घर छोटा पड़ता है, इसी में तुम्हारे मम्मी पापा, मैं और मेरा बेटा, हम लोगों को अब बड़े घर में रहना चाहिए। देखो, बंटी के लिए हमें एक अलग से कमरा चाहिए, अब जिसमें इस घर में तो कोई दूसरा कमरा है नहीं, हमें नौकर नौकरानी भी रखे तो इस घर में कहाँ से रखे, घर बहुत छोटा है। रॉकी की पत्नी रॉकी से हमेशा कहती। तो एक दिन राखी अपने पिता कमलेश से कहता है, पापा यह घर बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं, मेरी पत्नी इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसीलिए हमें इस घर को बेचकर कोई बड़ा मकान लेना चाहिए। कमलेश ने भी अपने बेटे की बात मान ली, लेकिन उसने कहा, बेटा अब तो मैं नौकरी भी छोड़ चुका हूँ, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं और पैसे डालकर बड़ा घर लूं। राखी ने कहा, पापा इस घर से जितने पैसे निकलेंगे वह आप मुझे दे दो, बाकी का हम लोन करवा लेंगे और धीरे धीरे ईएमआई भरते रहेंगे। राखी के पिता कमलेश राखी की बात मान जाते हैं और उस मकान को बेचकर दूसरा बड़ा मकान खरीद लेते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसा कमलेश और कमलेश की पत्नी को लग रहा था। बड़े घर का गृह प्रवेश हुआ, परिवार सहित सब नए और बड़े घर में आ गए। राखी का बेटा बंटी बहुत खुश था, अपने नए घर में आते ही अपने दादा दादी का हाथ पकड़कर अपने घर के सारे कमरे दिखाने लगा।
देखो दादी, यह मेरा कमरा होगा, यह पापा मम्मी का कमरा होगा, यह मेहमानों के लिए होगा, यह हमारा हॉल होगा, यह किचन होगा और यह हमारा एक अलग स्टोर रूम होगा। देखो, इसमें कई कमरे हैं। सारे कमरे दिखाने के बाद कमलेश जी की पत्नी ने कहा, बंटी बेटा, तुमने तो सारे कमरे दिखा दिए, लेकिन अपनी दादी का कमरा कब दिखाओगी? बंटी ने शोल्डर ऊपर करते हुए कहा, दादी, आपका इसमें कोई कमरा नहीं है। कल मम्मी और पापा आपके लिए बाहर एक कमरा देखकर आए हैं। हम लोग गए थे, वहां पर बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे दादा दादी रहते हैं और वहां मेरे एक दोस्त की दादी भी रहती है। आपको वहीं जाकर रहना होगा। यह बात कमलेश जी की पत्नी को समझ में तो नहीं आई, लेकिन कमलेश जी सुने तो समझ गए कि यह बंटी वृद्धा आश्रम की बात कर रहा है। जैसे ही उनके समझ में आया, वह तुरंत अपनी पत्नी को बोले, वृद्धा आश्रम की बात कर रहा है। आज चलिए, हमारा यहाँ कुछ नहीं रहा। जैसे ही कमलेश जी की पत्नी वृद्धा आश्रम का नाम सुनी, मानो कि उनके पैरों तले से जमीन सरक गई। उनकी आंखें तिलमिला गई। क्या हमारा बेटा राखी हमें वृद्धाश्रम भेज रहा है? वह तो मानो गिरते गिरते बची। उनके पति कमलेश जी उन्हें संभालते हुए नीचे बैठा दिए और बोले, हाँ, अब हमारी किस्मत में यही लिखा है कि हम वृद्धा आश्रम में जाकर रहें। यह हमारी करनी का फल है। कमलेश जी की पत्नी एक पल के लिए तो अपने पुराने ख्यालों में खो गई, जैसा कि उनके शरीर में करंट सा लग गया हो। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उधर राखी की पत्नी ने बंटी को इस तरह साफ साफ बताता हुआ सुन गुस्से में आकर राखी को 2 थप्पड़ मार दिया और बोला, तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है बंटी, तेरी मुंह बंद करनी पड़ेगी। कमलेश जी और उनकी पत्नी वहीं बैठे अपने बारे में सोचने लगे। आज जाकर कमलेश जी की पत्नी को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने परिवार, अपने पुश्तैनी मकान, इन सबका किस कदर अपमान किया। इसी बेटे के लिए, इसी बेटे के लिए वह शहर आई थी, ताकि वह बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, बड़े भाई के बेटे राजीव जैसे गांव में पढ़कर गवार ना बने। अब कमलेश जी की पत्नी से रात को एक निवाला नहीं खाया गया। वहीं राखी की पत्नी नॉर्मल थी। उसने अपने सास ससुर के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। दूसरे दिन राखी से बोली, राखी, मम्मी पापा को ले जाओ, वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। राखी आकर कहता है, पापा मम्मी, मेरी पत्नी ने यही निर्णय लिया है, अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही कमलेश यह बात सुने, उनको उस दिन की बात याद आ गई कि जब उनकी पत्नी भी यही निर्णय ले ली थी कि अब हम शहर जाकर रहेंगे, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की बात अपने भाई से कर लो और यहाँ की जमीन बेच दो, हम अपने बेटे के साथ शहर में रहेंगे। कमलेश जी को साफ साफ अपना पिछला बीता हुआ समय याद आया और वह अपना सामान उठाकर बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने ठीक ही निर्णय लिया है। आखिर अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तुम लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना भी ठीक नहीं है। चलो, हमें जहाँ छोड़ना है छोड़कर आओ। कमलेश जी की पत्नी आत्मग्लानि से अपने पति से भी कुछ नहीं कह पा रही थी। उन्हें शर्मिंदगी थी कि शायद मैंने अपने पति का बहुत दिल दुखाया है। वह पीछे पीछे अपने पति के घर से बाहर आती है। बाहर कार तैयार थी। वह सीट पर बैठी, लेकिन कमलेश जी की तरफ नजरें चुरा रही थी। रॉकी कार को चलाता हुआ स्पीड में ले गया और करीब 2 घंटे के बाद वृद्धा आश्रम में कार रुकी। बोला, मम्मी पापा, मुझे थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना है, मैं आप लोगों से मिलते आते रहूंगा, आप लोग चिंता मत करना। यह कहकर वहां उन दोनों को वहां उतार दिया और वापिस चला आया। कमलेश जी अपना सामान लिए इधर उधर देखते रहे। वहीं कमलेश जी की पत्नी रूंधे हुए गले से आंखों में आंसू लिए बेटे की कार की तरफ दिखती रह गई। उसके मुंह से तो मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जैसे ही काउंटर पर बैठे हुए वहां के संरक्षक से बात हुई कि मेरा नाम कमलेश है,
तो वह बोले, हाँ हाँ, कल ही आपका नाम रजिस्टर में दर्ज करवा दिया गया है। आपकी पत्नी भी है ना? आइए, आप दोनों का कमरा तैयार है। कमलेश जी की पत्नी आश्चर्य में थी कि ये सब कैसे हो गया। किसने हम लोगों का नाम कल ही दर्ज करवा दिया वृद्धा आश्रम में? तो कमलेश जी ने कहा, क्यों चिंतित होती हो? तुम्हारा बेटा राखी ही कल आया था ना? बंटी ने बताया, वह सारी कार्यवाही कल ही करके गया है। अब बस हम लोगों को यहाँ आना ही बाकी रह गया था। अब जाकर सारी बातें कमलेश जी की पत्नी के समझ में आ चुकी थी। वह रोती हुई बैठी, अपनी पोटली में सिर रखकर, हे भगवान, कहाँ से आकर कहाँ पहुंच गए। गांव का प्रॉपर्टी बेचकर आए थे कि शहर में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे, लेकिन क्या पता था कि हमारा वृद्धा आश्रम इंतजार कर रहा है। वहां पर रात गुजरी। दूसरे दिन सुबह वृद्धा आश्रम की साफ सफाई चल रही थी। कमलेश जी ने पूछा, आज कोई खास दिन है क्या? किसी का जन्मदिन है जो इतना सब कुछ हो रहा है? एक व्यक्ति ने कहा, नहीं भैया, किसी का ना जन्मदिन ना कोई खास दिन। हाँ, आज हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। हमारे यहाँ एक साहब आते हैं अपने पिता के साथ। 3 साल हो गया है। वह हम लोगों को यहाँ अच्छा भोजन करवाते हैं। 5 स्टार से पेट भर का खाना लाते हैं। यही एक दिन तो है जब हम लोगों को कपड़े और भोजन मिलता है। यह सुनकर तो कमलेश जी भी बड़े खुश हुए कि चलो, आते ही दूसरे दिन तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सब लोग इंतजार कर रहे थे उस बड़े साहब और उनके पिता का। करीब 1 घंटे के बाद एक बड़ी सी गाड़ी में कपड़ा और भोजन आ गया और कार में बड़े साहब और उनका बेटा दोनों लोग उतरकर पहले कमरा नंबर 1 में गए। वहां पर हॉल में सभी सदस्यों को कपड़ा और भोजन दिया। फिर आए कमलेश जी जिस कमरे में रहते थे, कमरा नंबर 3। 1 और 2 में सब वितरण करने के बाद 3 नंबर में जैसे ही वितरण होने लगा, 2 लोग बैठे। तीसरे नंबर में कमलेश जी थे, लेकिन उनके पहले वाले व्यक्ति के हाथ में भोजन का पैकेट देते हुए साहब के पिता ने कहा, राम राम भैया जी, पेट भर का भोजन कीजिए। भोजन की पैकेट और भी गाड़ी में बहुत है। यह शब्द सुनते ही कमलेश जी के सीने में करंट सा लगा। अरे, यह आवाज तो काफी जानी पहचानी है। वह तुरंत उनकी तरफ देखे। देखते ही उनका दिल धड़क उठा। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन प्रसाद वितरण वाले जैसे ही पैकेट कमलेश जी के हाथों की तरफ बढ़ाए और उनके चेहरे पर देखे कि उनका हाथ रुक गया। अरे, यह तो मेरा भाई कमलेश है। उनके हाथ से पैकेट गिरते गिरते बचा। कमलेश जी अब खड़े हो गए थे और उनके बड़े भाई महेश जी भी। महेश जी तुरंत कमलेश जी को सीने से लगा लिए। मेरा कमलेश, यहाँ वृद्धा आश्रम में। अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आए? कमलेश जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। महेश जी उनकी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तुम तो शहर में थे, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? अब तक यह दृश्य देखकर कमलेश जी की पत्नी भी खड़े खड़े रोए जा रही थी। वह अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहने लगे, भैया, यह हमारी ही गलती का नतीजा है, हमारे ही किए हुए कर्मों का प्रायश्चित है। फिर वह सारी बात अपने भैया से बताने लगे। अब तक उस हाल में बैठे हुए सभी वृद्ध महिला पुरुष की आंखों में आंसू थे और सब लोग उनकी कहानी को सुनकर बहुत दुखी हो रहे थे। महेश जी ने कहा, मेरा भाई, तू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है और यहाँ वृद्धा आश्रम में तू अपने घर क्यों नहीं आया? कमलेश ने कहा, भैया, गांव में तो हमने सब कुछ बेच दिया है, अब वहां मैं आता भी तो किस मुंह से? महेश जी बोले, किसने कहा कि तेरा कुछ नहीं है? आज भी तेरा वैसा का वैसा ही है जैसा तू छोड़कर शहर गया था। तुझे यहाँ से अपने घर आना चाहिए था। तुझे अपने बड़े भाई पर इतना भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा, चल, अभी के अभी मेरे साथ चल। इससे पहले हम यह प्रसाद यहाँ वितरण कर दे और फिर जल्दी से चल। ले मेरे भाई, आज तू अपने हाथों से यह शुभ कार्य कर। कमलेश और उनकी पत्नी
सब लोग मिलकर प्रसाद वितरण करने लगे। जब सबको पेट भर भोजन मिल गया तो उन लोगों ने कुछ पैकेट निकाला और वहीं लाकर बोले, आओ मेरे भाई, हम लोग भी इन्हीं के साथ बैठकर भोजन करते हैं। राजीव अपने चाचा से कहता है, चाचा एक निवाला मुझे भी खिला दो। अपने राजीव को तो भूल ही गए। क्यों चाचा, मैं ही पहला बेटा हूँ आपका। आप मुझे कितना प्यार करते थे। आपका बेटा राकी तो मेरे आने के बाद हुआ था। आप मेरे साथ कितना खेला करते थे। मैं आपको जाने के बाद कितना याद किया, लेकिन आप तो पराया कर दिए। अब कमलेश जी और भी रोने लगे। बेटा और शर्मिंदा मत कर। महेश जी अपने भाई, भाई की पत्नी, बेटे सब लोग अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही कमलेश घर के अंदर गए तो देखा सब कुछ पुराना था, सब कुछ पहले जैसा। महेश की पत्नी भी आश्चर्य में थी। जैसे ही वह अपना कमरा छोड़कर गई थी उसी तरह से वह कमरा था, बिल्कुल साफ सुथरा। उसकी तस्वीर लगी हुई, उसकी सारी चीजें, उसकी अलमारी, सब कुछ जैसा का तैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े प्यार से संभाल कर रखा है उनके कमरे को। यह देखकर कमलेश जी की पत्नी रोने लगी। भैया, मेरी एक भी चीजें इधर से उधर नहीं हुई। आपने मुझे इतना पैसा देने के बाद भी इस कमरे को वैसा ही रखा है। महेश जी ने कहा, कैसी बातें करते हो। तुम लोग यहाँ से गए रॉकी के पढ़ाने के लिए, वह तो मेरा फर्ज बनता है। रही घर की बात, तो घर तुम लोगों का कल भी था और आज भी। तुम लोग अपने घर में आराम से रहो। हमें तुम लोगों के घर को बेचना नहीं था, इसीलिए तो पैसा दिया था तुम लोगों की जिद पूरी करने के लिए। अपने पिता का पुश्तैनी मकान बेचकर हम थोड़ी ना सुखी रह पाते। और याद करो, पापा ने हमें कौन सी जिम्मेदारी दी थी। यही कहा था ना कि तुम बड़े भाई नहीं, पिता बनकर घर की रखवाली करना। तो भला मैं कैसे इस घर को बेच देता। अब तो कमलेश और कमलेश की पत्नी दोनों बड़े भाई के पैरों में गिर पड़े। भैया मुझे माफ कर दो, हम दोनों ने आपका बहुत दिल दुखाया। भगवान ने हमें उसी की सजा दी है। लेकिन महेश अपने भाई कमलेश को उठाकर बोले, पागल, यह माफी मांगने की बात है। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। अब चलो, अपने कामों की जिम्मेदारी खुद संभालो। राजीव भी अपने चाचा से कहने लगा, चाचा मेरे पास भी बहुत काम है। चाचा आप मेरे साथ रहकर मेरे काम में मदद किया करो। चाचा मैं तो चाहता था कि कोई मेरा साथी बने। आपका और मेरा कितना अच्छा जमता था। फिर से हम अपनी वही दोस्ती शुरुआत करेंगे। कमलेश अपने भतीजे राजीव की ऑफिस में अब हमेशा जाया करते थे। दिन यूं ही गुजरता गया। कमलेश की पत्नी और कमलेश अब पहले से स्वस्थ हो चुके थे और वह अब उस घर में उन सब बातों को भुलाकर जीना सीख गए थे। महेश जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनका बेटा राजीव छुट्टी ले लिया और अपने पिता को शहर की हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले गए थे। महेश जी का जैसे ही चेकअप हो गया, दवाइयां ले ली, फिर वह बाहर निकल रहे थे कि उन्होंने देखा एक जवान लड़का एक छोटे से बच्चे को लिए हुए डॉक्टर के पास हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। महेश जी को अचानक से लगा कि कहीं न कहीं मैंने इस लड़के को देखा है। उनका दिल वहां से जाने को नहीं कह रहा था। वह अचानक ही उस लड़के की तरफ बढ़ गए जिन्हें डॉक्टर कह रहा था कि अभी अभी यहाँ से ले जाओ, आपको छुट्टी दे दी गई है। जब आप हॉस्पिटल की पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं कर सकते तो आप हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। आगे बढ़कर महेश जी ने देखा तो वो आश्चर्य में रह गए कि यह तो रॉकी है। रॉकी अपने बेटे बंटी को लेकर वहां गया था। महेश जी तुरंत रॉकी के पास पहुंच गए और उसे पीठ में हाथ रखते हुए बोले, रॉकी बेटा, तुम यहाँ इस हालात में, और ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तुमने ऐसी कौन सी फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया कि तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल रहे हैं। रॉकी अपने बड़े पिता को देखकर रोने लगा। बड़े पापा, यह आपका पोता बंटी है। इसे स्कूल में चक्कर आ गया। हमने सारी चेकअप करवाई, पता चला इसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो ट्यूमर बढ़ता जाएगा और इसकी जान को भी खतरा है।
फिर आगे चलकर ऑपरेशन भी सक्सेस ना होने का चांस है। यह सुनकर तो मानो महेश जी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, तो समस्या क्या है बेटा, ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है? रॉकी ने कहा, बड़े पापा, मेरे पास पैसे की कमी है। जितना डॉक्टर मांग रहे हैं उतना पैसे मेरे पास नहीं है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना सुनते ही महेश जी बोले, बस बेटा, पहले बंटी को देखो, तुम उसका ध्यान रखो, मैं बात करता हूँ। अब तक राजीव भी पापा के पास आ गया और बोला, पापा, ये सब क्या हो रहा है? राखी, राखी, तुम यहाँ? और यह बच्चा तुम्हारा बच्चा है? हाँ भैया, मेरा बच्चा है। राजीव ने जब सुना कि रॉकी के पास पैसे नहीं हैं, वह डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, यह मेरा भतीजा है। आप इसका ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। अब पैसे की चिंता मत कीजिए। महेश जी भी बोले, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, जितने पैसे लगे उतने हम लगाएंगे, लेकिन हमारे पोते बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, अरे राजीव सर, आप यहाँ, लेकिन यह लोग। राजीव ने कहा, जान पहचान हम बाद में करेंगे, आप पहले बच्चे का ऑपरेशन कीजिए और जो पैसा लगेगा वह हम लगाएंगे जल्दी से। बंटी के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। बंटी का ऑपरेशन कुछ समय तक चलता रहा। इसी बीच में महेश जी रॉकी से पूछे, बेटा, तुम तो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, तुम्हारा अपना बड़ा फ्लैट था, तुम्हारी अपनी कार थी, फिर इस हालात में? राकी बड़े शर्मिंदगी से रोते हुए बोला, बड़े पापा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरी कंपनी में बहुत बड़ा घपला हो गया था, वह कंपनी बंद हो गई, मेरी नौकरी छूट गई और फ्लैट की ईएमआई ना दे पाने के कारण मुझे फ्लैट बेचकर बाकी की रकम चुकानी पड़ी और मेरी कार भी बिक गई। अब हम एक छोटे से घर में किराए से रहते हैं। यह सुनकर महेश जी बोले, बेटा, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अभी यह नहीं बताया और ना ही पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, और शर्म के मारे राकी भी अपने माता पिता का जिक्र नहीं किया। अब तक बंटी का ऑपरेशन हो गया और जैसे ही बाहर निकाले, डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, अब बच्चा खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। बंटी को पूरे 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा गया, अलग से प्राइवेट कमरे में रखा, इसीलिए उसे सारी सुविधाएं मिलती रही। पूरा पैसा राजीव ने भर दिया। जब छुट्टी हुई, राकी अपनी पत्नी और बेटे बंटी के साथ घर जाने को बोला तो महेश और राजीव बोले, अरे, तुम लोग छोटे से घर में जाओगे? बंटी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हमारे साथ घर चलो, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। राकी को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, फिर भी उसकी मजबूरी थी। वह अपने बड़े पापा के साथ अपने पिता के पुराने घर पर आ गया। घर पर सब लोग महेश जी का इंतजार ही कर रहे थे कि काफी समय हो गया, वह अपना चेकअप करवा कर लौटे क्यों नहीं। अभी कमलेश बाहर ही खड़े थे कि अपने भाई को उतरता हुआ देख पीछे पीछे राखी को देखे तो वह गुस्से में हो गए। अपने भैया के पास जाकर बोले, भैया, आप अपनी दवा करवाने गए थे कि इस नालायक को शहर से लेने? महेश जी ने कहा, कमलेश, थोड़ा शांति मनाओ, देखो यह तुम्हारा बेटा है, इससे जो भी गलती हो गई है उसे माफ कर दो। अब सामने राखी ने अपने पिता को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि मम्मी पापा को तो मैंने वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया था, फिर वह लोग गांव के घर में कैसे? अभी तक कमलेश बहुत गुस्से में थे और बोले, इन्हें अभी के अभी वापिस कर दो। महेश जी समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी राखी अपनी गोद में उठाए हुए बंटी को बाहर निकला कार से। यह देखकर कमलेश जी तो आश्चर्य में पड़ गए। उनका अब गुस्सा शांत हो गया। क्या हुआ बंटी को? महेश जी ने बताया, इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पहले घर पर चलो, इसे आराम से लेटाओ। सब लोग घबरा से गए और बंटी को एक नरमदार बिस्तर में लेटाया। फिर सारी बात राखी की पत्नी ने बताया। अब कमलेश जी का गुस्सा ठंडा हो गया था। अपने पोते की ऐसी हालात देखकर वह चुप हो गए, लेकिन वह अभी राखी को माफ नहीं किए थे, राखी की तरफ देख भी नहीं रहे थे। महेश जी ने कहा, कमलेश, माफ कर दो अपने बेटे को, इतना गुस्सा मत करो, जो होना था हो गया, सब भगवान की मर्जी थी। अब
अब तो माफ कर दो। फिर कमलेश अपने भाई की तरफ देखते हुए कहते, भैया आपने माफ कर दिया तो फिर मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला। आपका निर्णय हमेशा से मेरे लिए मान्य था, बस कभी मेरी मजबूरी थी जो मैं आपकी निर्णय मानते हुए भी उसे पूर्ण नहीं कर पाया। अब कमलेश अपने भैया के पैरों पर गिरकर कहने लगे, भैया आपने आज जो कुछ किया है वह एक पिता ही कर सकता है। वास्तव में आपने पिता का रोल निभाया। आपने मुझे सहारा दिया, मेरे बेटे और पोते को भगवान बनकर मिले और उनकी मदद की। इतना महान काम तो कोई पिता ही कर सकता है। कमलेश जी अपने बड़े भाई के पैरों में गिर गए। महेश जी भाई को उठाकर गले से लगा लिए और कहने लगे, पागल, तू तो मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा जैसा है। मैं तो अपने पिता के वचनों को निभा रहा था। मैंने कोई महान काम नहीं किया है। अब उस घर में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था, पहले से भी ज्यादा प्यार और एक दूसरे के लिए मान सम्मान। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह एक पारिवारिक कहानी है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो और भी घरों में यह कहानी सुननी चाहिए, इसीलिए इस कहानी को शेयर करना मत भूलिए। शायद इस कहानी को सुनने से किसी भी एक परिवार में अच्छे विचार जाग जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।